दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले भाजपा राज्य में जनता भूख और बेरोजगारी से परेशान। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भूख, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। किसान अब भी अन्याय का शिकार है, नौजवानों के आगे भविष्य अंधकार में है। फिर भी भाजपा झूठे प्रचार से बाज नहीं आ रही। किया कुछ भी नहीं, मगर ढिंढोरा आसमान तक पीटा जा रहा है। जनता पर अब इसका कोई भी असर नहीं होगा। सभी ने मन बना लिया है कि इस बार विधानसभा चुनावों में भाजपा को हटाना है और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि भाजपा राज्य में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब जिलों में अपहरण, लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं ना घटती हों। जनता अपने साथ होने वाले क्रूर मजाक को सहन नहीं करेगी। वो तो भाजपा से तत्काल मुक्ति का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, इस बार भाजपा का सफाया निश्चित है और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए देगी सरकार। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस पार्टी के प्रमुख एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की और केंद्र सरकार से किसानों के शोक संतप्त परिवारों को 25-25 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा करने की मांग की। मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने इस मानवीय कार्य के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और किसान आंदोलन के नेताओं से आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का विवरण भेजने का अनुरोध किया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की जान गई थी। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सभी को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। थोड़ी बड़ी खबर, अब भी नहीं मान रहे प्रदर्शनकारी किसान। किसान आंदोलन रहेगा जारी, 26 को दिल्ली की सीमाओं पर जुटेंगे किसान। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बावजूद किसान आंदोलन यथावत जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसमें 1 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को दिल्ली सीमाओं के धरना स्थलों पर किसानों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस दिन टोल प्लाजा वसूली बंद रहेगी। वहीं 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 28 तारीख को 100 से अधिक संगठनों के साथ संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा के बैनर तले मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल महाराष्ट्रव्यापी किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। घोषणा के मुताबिक 19 नवंबर से प्रतिदिन 500 प्रदर्शनकारियों का ट्रैक्टर ट्रॉलियों में संसद तक शांतिपूर्ण और अनुशासित मार्च योजना अनुसार आगे बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक में उपरोक्त फैसले लिए गए हैं। और बड़ी खबर, साक्षी महाराज के बाद अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा का बड़ा ऐलान। बोले दोबारा बन सकता है कृषि कानून। ये आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बाद अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने ऐसी बात कह दी है जो किसानों का आंदोलन खत्म कराने में रोड़ा बन सकता है। आपको बता दें कि कलराज मिश्रा ने कानून वापस लेने के पीएम मोदी के फैसले की सराहना करते हुए यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा कानून बन सकता है। इससे पहले साक्षी महाराज ने कहा था कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसी को लेकर किए गए एक सवाल पर कलराज मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय सराहनीय है। कृषि कानून किसानों के हित में था। सरकार ने किसानों को समझाने की लगातार कोशिश की, फिर भी किसान आंदोलित थे और अड़े थे कि कानून वापस लिया जाए। अंत में सरकार को यह लगा कि कानून वापस ले लिया जाए, फिर आगे इस संबंध में कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो दोबारा बना दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लागू हुआ पंजाब का मॉडल। दिल्ली में गांधी परिवार ने तय किए मंत्रियों के नाम। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। लेकिन इस फेरबदल को लेकर कांग्रेस ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। राजस्थान में पंजाब का मॉडल अपनाते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की ओर भी इशारा कर दिया है कि फैसले उनकी तरफ से ही लिए जाएंगे।
लगे मंत्रियों और विभागों की सूची की बड़े पैमाने पर शीर्ष अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सहमत होने के लिए बाध्य किया गया है। इसका पहला संकेत यह है कि अशोक गहलोत के करीबी 5 निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है और सिर्फ एक बसपा नेता को मंत्री पद दिया गया है। शपथ लेने जा रहे कांग्रेस के 11 में से 5 विधायक सचिन पायलट खेमे के हैं। इनमें से 3 कैबिनेट रैंक के हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। जिन 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दी गई है वे अनुसूचित जाति के हैं। सूत्रों का कहना है कि यह सचिन पायलट के सुझावों पर किया गया है। उन्होंने फेरबदल में एससी और दलितों की अधिक हिस्सेदारी की वकालत की थी। हारने वालों को शांत कराने के लिए कई को सलाहकार और संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभी के लिए यह स्पष्ट है कि सचिन पायलट ने अपना रास्ता बना लिया है और उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। लेकिन गांधी ये भी चाहते हैं कि सचिन पायलट ये सुनिश्चित करें कि राजस्थान में अब कोई अंदरूनी कलह ना हो। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे जबकि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। और बड़ी खबर, यूपी में 3 बड़े नेताओं के साथ बीजेपी की किलेबंदी, पीएम मोदी भी तैयार। यूपी फतेह करने की बीजेपी ने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है। बीजेपी ने पहले से ही राज्य में जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। हालांकि विपक्षी दल राज्य में इन विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2014 में चुनाव जीतने के बाद गुजरात की लोकसभा सीट को छोड़ दिया था और यूपी के वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना था। प्रधानमंत्री ये बात जानते थे कि 2024 में दिल्ली का रास्ता 2022 के विधानसभा चुनावों से होकर गुजरेगा। जनवरी में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मोदी सरकार के मंत्री और नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वे उद्घाटन समारोह और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक अपना संपर्क बना रहे हैं। बीजेपी ने चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी बना दिए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और 4 अन्य नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने क्षेत्रों को पार्टी के 3 बड़े नेताओं के बीच बांटा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 2 क्षेत्र दिए गए हैं जबकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी 2-2 क्षेत्र दिए गए हैं। पार्टी ने जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र दिया है तो गृह मंत्री अमित शाह को ब्रज और पश्चिम क्षेत्र दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र मिला है। आपको बता दें कि इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सब कामों पर नजर रखे हैं। उत्तर प्रदेश इस बार पहला राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार गए हैं। पहली बार वो सुल्तानपुर गए थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इसके बाद वो महोबा और झांसी भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश की जनता से संवाद कर रहे हैं और उनको सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही वो राज्य में आने वाले समय में बड़ी-बड़ी रैलियां भी करेंगे। और बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में होंगी ममता बनर्जी। विपक्ष को और ज्यादा मजबूत करने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचने वाली हैं। ममता बनर्जी 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी। मई में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। गौरतलब है कि इससे पहले मई में जीत दर्ज करने के बाद वे जून में दिल्ली पहुंची थी। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कमलनाथ और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचकर विपक्ष से मुलाकात कर सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना सकती हैं। जून के दौरे पर उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा में विपक्ष पर इस बार बीजेपी से ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक इतिहास रचेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम देश वाला होगा। राजनीतिक विश्लेषक उनकी इस दूसरी यात्रा को विपक्ष के लिए बूस्टर शॉट के तौर पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की हुई अहम बैठक, लिया गया बड़ा फैसला। यह आपको बता दें कि आज सिंगू बॉर्डर पर करीब 3 घंटे तक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चली। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बलवीर सिंह राजेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
के बैठक में लिए गए फैसलों को सामने रखा। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि बैठक में आज पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लिए जाने पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति बनाई है, जिसके तहत किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखेंगे, जिसमें एमएसपी, बिजली संशोधन बिल, किसानों पर दर्ज मुकदमे और किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर वो क्या फैसले लेंगे, ये पूछा जाएगा। बैठक के बाद बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमने मीटिंग में तय किया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से तय किए हुए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। जो बाकी मांगे रह गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च होगा। वहीं पराली कानून, बिजली बिल, एमएसपी कानून को लेकर सरकार को खुला पत्र लिखा जाएगा। और ये बड़ी खबर, कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, बोले ये चुनाव जीतने की रणनीति। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने रणनीति के तहत तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए यह बड़ी चाल चली है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस कानून को पहले वापस लिया जाना चाहिए था। बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव जीतने की रणनीति से यह फैसला लिया है। क्या बीजेपी पहले अध्यादेश नहीं ला सकती थी? ये चुनाव जीतने को लेकर बनाई गई योजना का हिस्सा है। पूरे देश के किसान इस कानून से परेशान थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो बिना किसी के सलाह के कानून बनाते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी कैबिनेट को नहीं पूछते हैं, वो पहले कानून बनाते हैं फिर कैबिनेट को बताते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग उनके नाम पर चुनकर आए हैं, सब उनकी ही बात सुनते हैं। किसानों को पहले आपने तंग किया, किसानों के घर उजाड़ दिए और अब आपने कानून वापस ले लिए। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने बड़ी रणनीति के तहत तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। और बड़ी खबर, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के बजाय अमरिंदर सिंह को चुनेगी बीजेपी। कृषि कानून वापसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर पंजाब में पड़ने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि क्योंकि पंजाब के बीजेपी प्रमुख अश्वनी शर्मा ने पार्टी के पूर्व गठबंधन दल श्रोमणी अकाली दल से फिर से हाथ मिलाने की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही उनका कहना है कि श्रोमणी अकाली दल के बजाय बीजेपी अमरिंदर सिंह से हाथ मिलाने के कदम को तवज्जो देगी। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव में कैबिनेट अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैप्टन साहब की शहरी क्षेत्रों में पहुंचे हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन पर काम करने की इच्छा भी व्यक्त की है। शर्मा ने कहा कि रणनीति और आगे के रास्ते के बारे में सोचना बीजेपी नेतृत्व पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चरमरा गई है। 2 शीर्ष नेताओं के बीच में सत्ता संघर्ष खुले तौर पर चल रहा है और मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे झूठे वादों को पंजाब के लोग देख रहे हैं। आपको बता दें कि अश्वनी शर्मा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ ही बीजेपी अब बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में काम करना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के बजाय बीजेपी अमरिंदर सिंह को तवज्जो देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर कानून बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।